नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधेयक के बारे में, जिसमें साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब विधेयक शामिल होंगे। दोस्तों, हम आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि हमने इससे पहले भी संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो अच्छे से बनाया है। और विधेयक के बारे में भी, साधारण विधेयक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो उम्मीद करेंगे कि आप उन वीडियोज़ को भी देखेंगे, इस पूरी सीरीज को देखेंगे। पूरी सीरीज को देखने के बाद आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। संसद में काम कैसे होता है, कैसे बैठक होती है, कैसे विधेयक पास होते हैं, कानून कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति का क्या रोल है, संसद में कानून बनाने में क्या रोल है, ये सब बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं विधेयक का, जिसमें साधारण विधेयक। अब दोस्तों, साधारण विधेयक और धन विधेयक, इसका अंतर क्या है ये हम समझ लेते हैं। ये साधारण विधेयक के बारे में हमारा जो पिछला वीडियो है, पिछली क्लास है, उसको आप जाके देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ हम केवल कंपेरिजन कर रहे हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में। अभी हम धन विधेयक के बारे में आगे चल के डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये साधारण विधेयक जो है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या मतलब है? मतलब कि लाने का मतलब है कि चाहे आप लोकसभा में पहले ले आइए, फिर वो पास होकर राज्यसभा में चला जाए, चाहे राज्यसभा में ले आइए, पास होकर लोकसभा में आए, फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए चला जाए। ये मतलब होता है प्रस्तुत करने का। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है धन विधेयक में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, ये सब स्पेसिफिक वर्ड हैं, स्पेशल वर्ड हैं, आप इनको हमेशा ध्यान करके रखिए कि केवल क्या है, सिर्फ क्या है, जरूरी, अनिवार्य, ये सब चीज़ें स्पेशल वर्ड हैं, आप इनको हमेशा ध्यान देना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। जो साधारण विधेयक है उसको मंत्री और गैर मंत्री, मतलब सरकारी मेंबर और प्राइवेट मेंबर, दोनों लोग पेश कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए, केवल लगा हुआ है। इसमें क्या है साधारण विधेयक में कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है, क्योंकि पैसे का मैटर होता है। संसद में जो भी काम होता है, जहाँ भी पैसे का मैटर होता है, जैसे सरकार है या फिर कोई भी, वो नहीं चाहते कि आगे चल के ये मैटर फंस जाए। पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी ये विधेयक पास हो जाए। तो राष्ट्रपति की पहले से ही सहमति ले ली जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो धन विधेयक है, यहाँ जो साधारण विधेयक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्ति मिली हुई है, मतलब पास करने में, कि अगर वहाँ नहीं पास होगा एक सदन में, दूसरे सदन में नहीं स्वीकृत हो पाएगा, ऐसा रहता है, सिग्नेचर नहीं हो पाएगा राष्ट्रपति का। लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा पावर है और राज्यसभा की शक्ति सीमित है। आगे समझाते हैं क्यों होता है ऐसा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में जो सरकार होती है, जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिसकी सत्ता होती है, वो उसका बहुमत होता है, तो ये सब पास होना बहुत ज़रूरी भी रहता है। और राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा को कई बार कहा जाता है कि ये देरी करने वाला सदन है, मतलब अनावश्यक देरी इसमें होती है कि विधेयक जाते हैं, लटक जाते हैं, फिर कुछ न कुछ संशोधन आता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो आप देखेंगे कि जरूरी विधेयक हैं, जैसे कि धन विधेयक है, इसको राज्यसभा को सीमित कर दिया जाए कि आगे हम देखेंगे केवल 14 दिन राज्यसभा रोक के रख सकता है बस। आगे देखते हैं। प्रभावित का मैटर क्या है, प्रमाणित का मैटर क्या है। इसमें किसी के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है, सीधे पेश किया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो प्रमाणित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। अब वो किस विधेयक को प्रमाणित करेगा, जैसे हम आपको और भी पीछे भी कुछ बातें बता चुके हैं जहाँ की ऐसे प्रमाणित, जैसे कि लाभ का पद हम एक बार बताए थे आपको कि लाभ का पद क्या होगा, ये संसद निर्धारित करेगी। जिस दिन नोटिफाइड हो जाएगा, तो उस दिन कोई भी पद लाभ का पद हो सकता है, तो कोई ऐसी डिफिनीशन नहीं है। तो अध्यक्ष भी यहाँ पर प्रमाणित करेगा कि ये धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है, पूरी उसको छूट है। साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और यहाँ संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है धन विधेयक में। हमने संयुक्त बैठक में पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, अपलोड किया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों अस्वीकृत का क्या मामला है, यहाँ हम देखेंगे अस्वीकृत में कि अगर ये अस्वीकृत है, जैसे कि प्राइवेट मेंबर ही बिल पेश कर सकते हैं और सरकारी भी। तो प्राइवेट अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, न त्याग पर देना पड़ता है, न कुछ होता है। लेकिन अगर सरकारी मेंबर, मतलब मंत्री ने अगर बिल पेश किया और वो अस्वीकृत हो जाता है, तब वो फिर सरकार गिर जाती है। हम पीछे के वीडियोज़ में सब स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं। और यहाँ धन विधेयक अगर अस्वीकृत होगी, जब पैसा ही नहीं पास होगा तो सरकार किस काम की, तो वैसे भी सरकार गिर जाती है। अब यहाँ दोस्तों क्या है, पुनर्विचार के लिए जो राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है, कोई भी चीज़ उसके पास, कोई भी विधेयक हस्ताक्षर करने के लिए पहुँचता है,
तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन रहता है, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर उसको सुरक्षित रख ले, या फिर उसको एक बार सोचने के लिए लौटा दे कि भाई एक बार और सोच लो, कुछ संशोधन कर लो, देखना चाहते हो जल्दीबाजी में मत करो। तो साधारण विधेयक में तो कह सकता है पुनर्विचार कर लो, लेकिन धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर अभी आप एक ऊपर ये वाला पॉइंट देखे हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। तो जब पहले से सहमति है तो फिर क्या कहेगा पुनर्विचार, क्योंकि अगर पुनर्विचार ही करवाना था तो पहले ही बता देते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपेरिजन है साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में। एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ज़रूरी हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, या फिर और भी जो एग्ज़ाम हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। तो ये सब आप देख सकते हैं इसको, और कंपेरिजन ऐसे नोट्स बना के याद भी कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आगे बढ़ के देखते हैं, अब धन विधेयक को डिटेल में समझ लेते हैं क्या है धन विधेयक। दोस्तों, धन विधेयक के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 110। इसके अंतर्गत धन विधेयक की सारी बातें बताई गई हैं कि वो कंडीशन जिस विधेयक पर लागू होंगी उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। अब हम कुछ शर्तों की चर्चा कर लेते हैं जो उसमें दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है किसी भी प्रकार का कर लगाना, हटाना, घटाना, बढ़ाना, कुछ भी करना है तो उसको धन विधेयक में लाया जा सकता है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार का जो उधार का मैटर है, पैसा जो लेती है, वो भी इसमें डाला जा सकता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन निकालना, धन संचित करना, ये सब मैटर भी इसमें मतलब कि आ सकते हैं धन विधेयक में। हम ये संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब आपको हम अच्छी तरीके से वहाँ समझाएंगे। अभी क्या है, जो धन, ये संचित निधि से धन का विनियोग किया जाता है उसको भी इसमें रखा जाएगा। संचित निधि पर भारित व्यय है, इसकी जो घोषणा की जाएगी बाद में की जाएगी कि ये चीज़ संचित निधि में बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, जो भी है वो भी इसमें डाला जाएगा। तो ये कुछ शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें हैं जो कि धन विधेयक को बनाती हैं। अब कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, जैसे कि अब बहुत दिक्कत है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि एक 9वीं अनुसूची है, उसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची को फिर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को 9वीं अनुसूची में डालना शुरू कर दिया, कि 9वीं अनुसूची के थ्रू पास कराना शुरू कर दिया। तो वही खेल यहाँ धन विधेयक के साथ भी हो जाता है कि धन विधेयक में राज्यसभा की सीमित शक्ति है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में क्षेत्रीय पार्टियाँ मजबूत होती हैं, तो वहाँ पर विधेयक को पास करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत बार सरकारें ऐसा करती हैं कि घूम घुमा के गोल गोल चक्कर लगा के किसी तरह से विधेयक को धन विधेयक बनाती हैं, और उन्हीं के पार्टी का जो मेंबर होता है, ज़्यादातर वही स्पीकर भी होता है लोकसभा को, धन विधेयक बना देती हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई जुर्माना का मैटर है, फीस का मैटर है, या फिर स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी स्थानीय स्तर पर कोई कर लगाते हैं, तो उसको आप ले जाके इसमें मत डाल दीजिए कि ये धन विधेयक बन गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको धन विधेयक के बारे में समझ में आ गया होगा पूरी जानकारी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी का सेक्शन क्या है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के सेक्शन में यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं। अब देखिए, जो धन विधेयक होगा और साधारण विधेयक, इसमें जो निर्णय है कि क्या धन विधेयक होगा, कि आगे बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, उसमें जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, वही अंतिम निर्णय देगा कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है। अभी आधार वाले विधेयक पर आप देखेंगे कि बहुत मैटर फंस गया था। विपक्ष कह रहा था कि आधार को ज़बरदस्ती लाया गया, ज़बरदस्ती धन विधेयक में डाला गया और पास करवाया गया, ये धन विधेयक लायक था नहीं, क्योंकि आधार में ये कहा गया था कि ये पहचान का काम करेगा। तो कुछ ऐसे प्रावधान थे आधार में, गवर्नमेंट भी अपना तर्क दे रही थी कि इसमें टैक्स चोरी का हम बचाएंगे, टैक्स जोड़ेंगे, फलाना करेंगे। तो बहुत इसमें कंट्राडिक्शन चला। फाइनली उसमें जो लोकसभा स्पीकर का डिसीजन होता है वही अंतिम होता है। तो आधार धन विधेयक बना और पास होकर निकल गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान हटा दिया आधार विधेयक से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप जानते रहिए, कुछ विधेयक जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, चर्चा में है, तो वो किस तरह से आए हैं, किस तरह से पारित हुए हैं। आगे हम समझते हैं यहाँ चुनौती का क्या मैटर है दोस्तों, कि अगर धन विधेयक स्पीकर ने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, संसद में चुनौती नहीं दे सकते, राष्ट्रपति भी चुनौती नहीं दे सकते कि ये धन विधेयक कैसे बन गया। अगर एक इसमें लोकसभा स्पीकर देखिए कितना ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है लोकसभा स्पीकर, जो वहाँ पीठासीन अधिकारी होते हैं धन विधेयक के मामले में। राज्यसभा की क्या है दोस्तों कि ये यहाँ पावर सीमित है धन विधेयक के मामले में, केवल 14 दिन के लिए रोक के रख सकता है राज्यसभा में कोई भी विधेयक। अगर 14 दिन तक उसमें कोई संशोधन देता है, अगर जो लोकसभा की सरकार है वो मानती है, लोकसभा सदन जो है मान लेता है, तब तो ठीक है, नहीं मानता तब भी 14 दिन में वो पारित ही हो जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन तक रोक लेगी तब भी पारित हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम डेट है कि राज्यसभा उसको 14 दिन तक कुछ भी कर सकती है, बस उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप पास हो जाएगा। आगे बढ़ के समझते हैं राष्ट्रपति के पास क्या मामला है। अब राष्ट्रपति दोस्तों इस पर स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसको रोक के रख सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि उन्हीं की सहमति से ही भेजा जाता है।
तो राष्ट्रपति के वीटो पावर वाला आप वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी, कब रोकता है, कब स्वीकृति देता है, कब पुनर्विचार के लिए लौटाता है। अब हम आगे बढ़ने में देखेंगे थोड़ा सा कि वित्त विधेयक क्या है। वित्त विधेयक दोस्तों, यहाँ वित्तीय मामले, देखिए अभी आप देख लेंगे, थोड़ा नीचे समझ जाएंगे। यहाँ राजस्व का मैटर या फिर व्यय का मैटर या फिर आगे वित्तीय, जैसे सरकार बजट पेश करती है तो अपना वित्तीय ब्यौरा पेश करती है कि हम अगले साल इतना कर लगाएंगे, इतना हटाएंगे, इतना पैसा यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, कितनी हमें इनकम होगी, कितना हमारा व्यय होगा, ये सब वित्त विधेयक के मामले में आते हैं। अब वित्त विधेयक दोस्तों 3 तरह के होते हैं, उसी में एक टाइप है धन विधेयक, जो अभी हम आपको पहले बताया वो वित्त विधेयक का ही एक टाइप है। आगे जो है वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2। अब हम आगे समझते हैं। जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक का अंतर्गत होता है। आप इस फिगर को देख के अच्छी तरीके से जान सकते हैं। इस फिगर को देख लीजिए, धन विधेयक वित्त विधेयक के अंदर है, मतलब कि धन विधेयक भी वित्त विधेयक का एक पार्ट है। अब आगे समझते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा वित्त विधेयक के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। अब वित्त विधेयक टाइप 1 क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक टाइप 1 में अनुच्छेद 110 अर्थात धन विधेयक से संबंधित सभी विषय सम्मिलित होते हैं। अन्य मामले भी सम्मिलित होते हैं, जैसे उसमें सरकार ऋण लेती है, अपना कुछ जोड़ घटाना करती है, वो भी शामिल होते हैं। अब धन विधेयक से और क्या समानता होती है वित्त विधेयक टाइप 1 की? वो है कि दोनों लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं, दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो पैसे का मैटर होता है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट भी ये ट्राई करती है, संविधान में भी कुछ ऐसा लिखा है कि पैसे का मैटर रुक जाएगा, सरकार रुक जाएगी, देश रुक जाएगा और डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतने प्रावधानों को, जो ऊपर लिखे हुए प्रावधान, इसको छोड़ देंगे तो ये बाकी मामले में साधारण विधेयक की तरह काम करता है। बहुत बार जब आप धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी बुक में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन जरूर आएगा यहीं पर कि आखिर जब धन विधेयक अलग है, वित्त विधेयक टाइप 1 है, फिर टाइप 1 में ही धन विधेयक के भी प्रावधान है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पर साधारण विधेयक की भी बात लागू होगी। ये दो काम कैसे हो सकते हैं? दरअसल दोस्तों, उसी में लिखा रहता है कि जितने भी उसमें प्रावधान होते हैं, जैसे कि आप संविधान का एक अनुच्छेद 13 है, उसमें 12-13 ऐसे अनुच्छेद हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे कि मूल अधिकार के बारे में लिखा गया है कि मूल अधिकार से संबंधित वो विधियाँ वहाँ तक शून्य होंगी या फिर वहाँ तक कम हो जाएंगी या फिर वहाँ तक खत्म हो जाएंगी जहाँ तक वो मूल अधिकार को प्रभावित करती हैं। तो यही प्रावधान है, कुछ ऐसा यहाँ भी है कि जो धन विधेयक है वित्त विधेयक पार्ट 1 में, यहाँ पर धन विधेयक वहीं तक, मतलब कि धन विधेयक रहेगा जहाँ तक उसके सारे प्रावधान हैं। अदरवाइज वो विधेयक साधारण विधेयक की तरह काम करेगा। पूरा वित्त विधेयक साधारण विधेयक नहीं बन जाएगा, ना पूरा वित्त विधेयक पूरा धन विधेयक बन जाएगा। जितने प्रावधान धन विधेयक के हैं उसमें सारे नियम धन विधेयक वाले लागू होंगे और जहाँ से प्रावधान खत्म होते हैं उन प्रावधानों पर साधारण विधेयक की बात चर्चा हो सकती है। तो ये आप जान के रखिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें। अगर आप सोच रहे होंगे कि कुछ प्रावधान पे कैसे चर्चा कर सकते हैं, कुछ प्रावधान पे नहीं कर सकते, कोई बिल पेश किया जाता है तो उस पर क्या होता है, कुछ प्रावधानों पर मान लीजिए विपक्ष को नाराजगी है या फिर दूसरे सदन को नहीं लग रहा है कि ये पक्ष ठीक है, तो ये कहता है कि इतने प्रावधानों को सुधार दीजिए या फिर इतने प्रावधानों को हटा दीजिए, बाकी बिल को पेश कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक भी प्रावधान नहीं, मतलब पेश हुआ, नहीं पास हुआ तो पूरा बिल ही नहीं पास होगा। ऐसा नहीं है। जो प्रावधान नहीं पास होता है, मान लीजिए अगर उसको हटा देते हैं तो बाकी का बिल पास हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है। अगर मान लीजिए कि धन विधेयक के जितने प्रावधान उतने छोड़कर अगर किसी प्रावधान में संशोधन की जरूरत है, कुछ भी है, तो राज्यसभा उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकती है और बाकी चीज़ें एकदम साधारण विधेयक की भांति होंगी। थोड़ा हम साधारण विधेयक के बारे में आपको बता देते हैं क्या है। साधारण विधेयक में दोस्तों दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, राष्ट्रपति उसमें पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि साधारण विधेयक को धन विधेयक से अलग करते हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों। थोड़ा हम देखेंगे अब वित्त विधेयक टाइप 2 के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वित्त विधेयक टाइप 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारे चैनल पर ही दोस्तों आपको इतनी आसान भाषा में, इतनी अच्छी भाषा में इस टॉपिक को डिफाइन किया जा सकता है। मैंने भी बहुत टॉपिक पर देखा है, बहुत टीचर्स को देखा है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में कोई भी क्लियर चर्चा नहीं है और कोई भी क्लियर बात समझा नहीं पाते हैं। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारी बातें एकदम अच्छी नॉर्मल भाषा में, ईजी लैंग्वेज में और अच्छी तरीके से, ईजी तरह से एकदम मान लीजिए कि समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, वित्त विधेयक टाइप 2। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध, मतलब यहाँ भी संचित निधि का मामला है और वहाँ भी संचित निधि का मामला था धन विधेयक में भी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए एक पॉइंट कि आर्टिकल 110 के अलावा कोई भी जो विषय है वो इसमें शामिल होगा। क्या होता है, कई बार बहुत विषय महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वित्त विधेयक बहुत बड़ा होता है, देश में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, बहुत तरीके से जरूरत होती है, तो सारे को वित्त विधेयक नहीं रख देते हैं। कुछ में चर्चा की जरूरत होती है, नहीं तो फिर पैसे का अव्यय होने की संभावना है। तो कुछ जो मतलब कि एलिमेंट्स हैं, कुछ प्रावधान हैं, उनको टाइप 2 में रखा जाता है और उसमें चर्चा हो सकती है। अब आगे देखते हैं।
यह साधारण विधेयक की तरह होता है, मतलब कि वही दोनों सदनों में प्रस्तुत हो सकता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, पुनर्विचार भी के लिए भी लौटा सकते हैं, संयुक्त बैठक भी हो सकती है, ये सब आप देख सकते हैं। अब दोस्तों संयुक्त बैठक बार बार नाम आ रहा है, इसीलिए हम इसके पहले इसका वीडियो बना दिए, पहले ही अपलोड कर दिए। इस सीरीज को हम रोक के पहले संयुक्त बैठक का वीडियो अपलोड किए, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि संयुक्त बैठक क्या है, क्योंकि ये एक स्पेशल टर्म है, बहुत ही रेयर कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। अब यहाँ एक जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी है वो ये है, टाइप 2 में कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होगा। यहाँ देखिए पारित होगा केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा से, मतलब कि देखिए कितना क्रिटिकल लाइन यूज की गई है। वहाँ लिखा है कि पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, मतलब कि उनकी पूर्वानुमति के बिना पेश किया जा सकता है, लेकिन उनको पास करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा लेने की जरूरत है। एक बार जब फाइनल पास होगा उसके पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप इस मैटर को समझ रहे होंगे, पुनर्विचार और अनुशंसा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जो अनुशंसा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग, हर किसी को अनुशंसा में बहुत दिक्कत होती है लिखने में। तो आप इस शब्द को देख लीजिए और याद कर लीजिए कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये नोट वाला जो पॉइंट लिखा हो कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसकी अनुशंसा की जरूरत पड़ती है, आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो जान ही रहे हैं, साधारण विधेयक के है तो फिर किसी भी उसमें पर प्रस्तुत हो सकता है, पूर्वानुमति की जरूरत हो सकती है, संयुक्त बैठक का भी मामला है वो भी हो सकता है। अब आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ राष्ट्रपति के सिग्नेचर का भी जो मैटर होता है वो भी राष्ट्रपति फ्री है अपने सिग्नेचर देने के लिए, अपनी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, उम्मीद करेंगे आप इसको समझ चुके होंगे। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कोई चीज़ छूट गई तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई त्रुटि हो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।